हेलो दोस्तों, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। चलिए देखते हैं क्या इसमें समझेंगे। पहला इसमें लिखा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो पहले तो समझ लेते हैं ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहा है ना, देख रहे हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखिए तो केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा गया है ना, रासायनिक संयोग। तो ये रासायनिक और ये संयोग, इसका मतलब क्या है? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे यहाँ पर, यहाँ देखिए C+O2, ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें CO2 बना। और इसको अगर अपने बॉडी के थ्रू समझाना चाहें तो बॉडी में कार्बन है, आपको पता होगा, याद है ना, यहाँ बॉडी में कार्बन है। तो बाहर से ऑक्सीजन आया ना, बाहर से ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन लेते हैं ना तो अंदर गया, और बॉडी के अंदर क्या है? कार्बन है, और ऑक्सीजन बाहर से अंदर गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला। सुन रहे हैं ना, बॉडी के अंदर पहले से कार्बन है ना, ऑक्सीजन को लिए। अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, सुनना पड़ेगा। कार्बन बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन लिए बाहर से, और जब अंदर गया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से बाहर आ जाता है। आप जानते होंगे कि हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, तो वो तो थोड़ी बातें अलग है। यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, C और O2, CO2 बना, सही बात है। हाँ, वो तो पता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पर अभी जो बोले हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग, है ना, देखिए ना, टॉपिक का नाम ही है रासायनिक संयोग के नियम। तो ये होता क्या है रासायनिक संयोग के नियम? तो परमाणु कैसे जुड़ते हैं यही इसमें जानेंगे। केमिकल रिएक्शन हुआ, हाँ बिल्कुल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ, और हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। पर ये तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ। अभी जो बोले हैं कि रासायनिक संयोग, जो टॉपिक का नाम ही है रासायनिक संयोग, इसका मतलब क्या है? तो जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, जब रासायनिक परिवर्तन, जब केमिकल चेंजेज होता है, केमिकल चेंजेज के बारे में आपको बताया गया था, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन याद है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और फिजिकल चेंजेज में भी आपको बताया गया था कि जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ को थोड़ा हीट दिए तो वो जो है ना पानी के रूप में आया, और देंगे अगर हीट तो वो गैस के रूप में हो जाएगा, याद है ना, भाप के रूप में हो जाएगा। तो उसमें कोई चेंजेज नहीं आया, बस उसका रूप बदला, चेंजेज नहीं आया, कुछ नया हमें मिला नहीं। ये बताया गया था आपको फिजिकल चेंजेज में, सुनिएगा ध्यान से, ठीक। और केमिकल चेंजेज में आपको क्या बताया गया कि सच, हाँ केमिकल चेंजेज में क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है। एक लाइन में बोले तो वहाँ पर बोला गया था कि फिजिकल चेंजेज में कोई न्यू हमें पदार्थ नहीं मिलता है। समझ में आया? कोई न्यू पदार्थ नहीं मिलता है। आपको याद है ना, पेज में जो लिखा गया था ना, जब बोलते हैं ना तो उस पेज को याद करिए, ठीक, उसमें जो लिखा गया था। भाई हम कैसे बोल रहे हैं, हम भी उस पेज को है ना माइंड में इमेजिन है कि हाँ उस टाइप से लिखा गया था और बता रहे हैं, ठीक। फिजिकल चेंजेज के नीचे लिखा गया था और बोले भी थे फिजिकल चेंजेज में कोई न्यू हमें पदार्थ नहीं मिलता है, और केमिकल चेंजेज में हमें न्यू पदार्थ मिलता है। और यही एग्जाम्पल लिए थे कि C+O2, जो कि एक न्यू हमें पदार्थ मिला CO2, ठीक है। और ठीक है, हाँ, तो जब ये संयोग करते हैं ना, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कॉम्बिनेशन है ना, जब ये संयोग करते हैं एक दूसरे से, हाँ, तो आपको पता है कि कार्बन के अपने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के अपने परमाणु होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर जानेंगे कि ये जो कार्बन के जो परमाणु है ना, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, ये कैसे मिलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या वो डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो नष्ट होते हैं, जिससे यहाँ पर केमिकल चेंजेज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ। और केमिकल रिएक्शन के टाइम क्या यहाँ पर कोई परमाणु नष्ट हुआ, है ना, ये अभी नहीं समझ में आएगा, पर आप जो बोले हैं उसको समझिए कि इनके परमाणु और इनके परमाणु कैसे एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, यही इसमें जानेंगे, ठीक है। बहुत सारा है, जैसे सबसे पहला है, क्या लिखा गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपको याद होगा, ये तो था ही पहले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और याद भी होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होते टाइम किसी ऐसे था कि न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही क्रिएट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, था ना। तो अभी उसको भूल जाते हैं, यहाँ पर पहले आप समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो पहली बात कि द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है ये किसने दिए? तो 1789 में, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंतोइन लेबोसिये दिए। ये छोटी सी बात है, ठीक है, पर छोटी सी बात नहीं है, ठीक है, हम पता है। अब जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। वो तो ठीक है, इन्होंने दिए 1789 में, पर ये है क्या?
तो आपको याद होगा, अभी इसको बताने से पहले आपको याद होगा कि आइंस्टीन क्या बोले थे। आइंस्टीन क्या बोले थे, सुनिएगा ध्यान से, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूपों से दूसरे रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ये वाला याद है ना। हाँ, तो जैसे वो बोले थे ना, और वहाँ पर हमें पता भी था कि हाँ ऊर्जा वहाँ पर नष्ट नहीं होता है, पता नहीं आपको बताए भी थे या नहीं, पर ये सही बात है। और सही क्या कहें, साइंटिस्ट बोले थे वो, ऊर्जा, बात को थोड़ा समझिए कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता, मतलब वो उसे जो है ना नष्ट नहीं किया जा सकता और उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। बस केवल उसका रूप बदलता है। जैसे हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिला, एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, स्वेट जो होती, जो पसीना होता है उस रूप में अब निकला, इस टाइप से उसका रूपांतरण होता है। एनर्जी जो ऊर्जा है ना, इस टाइप से उसका रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। खाना खाए, एनर्जी मिला, एनर्जी मिला, काम किए, पसीना निकला। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि किसी रासायनिक, सॉरी सुनिए पहले, वो आइंस्टीन बताए थे फिजिक्स में, और आंतोइन जो ये लेबोसिये हैं, ये भी उसी चीज़ का, मतलब उसी के जैसा, उसी चीज़ का हम क्यों कहें, उन्हीं के जैसा ये इसमें बताएं कि जो देखिए क्या लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान, यहाँ देखिए तो द्रव्य लिखा गया है, द्रव्य कह रहे हैं नहीं, पदार्थ समझिए या मैटर, द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यहाँ देखिए उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, वही बात आया। पर जो आइंस्टीन थे वो क्या बताए थे, ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में बताए थे। पर ये अभी जो आंतोइन लेबोसिये, ये भी उसी टाइप से बोले, लेकिन ये किसके बारे में बोले, द्रव्य के बारे में बोले, पदार्थ के बारे में बोले, मैटर के बारे में बोले, कि मैटर को जो है ना क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और बनाया भी नहीं जा सकता, सॉरी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अब इस बात में कितना सच्चाई है इसको अभी समझेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ गए ना, ठीक है। अब बताते हैं, रुकिए। तो उसको बताने से पहले थोड़ा ये बता दें कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, उसको जो है ना, देखिए यहाँ पर द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। बताएं यहाँ पर, देखिए ना, यहाँ पर यहाँ पर द्रव्यमान लिखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं। ये अविनाशिता का मतलब, अविनाशिता का मतलब क्या है, जो समाप्त नहीं होगा, जो जिसका नाश नहीं होगा, वो सब छोड़िए, जो समाप्त नहीं होगा, ठीक है, जो खत्म नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये तो हो गया, अब उसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए, कार्बन में ऑक्सीजन मिला दिए, इसका केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हाँ ठीक है, वही तो एग्जाम्पल आ गया जो ऊपर भी बताए थे। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसा कि ये बोले थे ना आंतोइन लेबोसिये, कि जब केमिकल, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस टाइम जो पदार्थ होता है ना, जो मैटर होता है, जो द्रव्य होता है या फिर जो पदार्थ होता है ना, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना, और ना ही उससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट भी नहीं किया जा सकता उसे, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको याद होगा, ये भी आपको बताया गया था कि अभिकारक का द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। ये रिएक्टेंट क्या होता है, ये अभिकारक क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है। सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन के टाइम, ये केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं ना कार्बन और ऑक्सीजन का, और मिला हमें क्या, एक न्यू हमें पदार्थ मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया, तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं या फिर जो भाग लेते हैं, कई चीज़ों में बताया गया था आपको कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं या फिर जो भाग लेते हैं, है ना, यही क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, यही रिएक्टेंट होते हैं, समझ रहे हैं। और जो हमें न्यू पदार्थ मिलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद,
यही तो उत्पाद है ना, वही तो प्रोडक्ट्स हमें मिला। हमें यहाँ पर दो हम दो यहाँ पर पदार्थ लिए, इसका केमिकल रिएक्शन कराएं, एक न्यू चीज़ हमें मिला, तो न्यू चीज़ें मिला, वही तो उत्पाद होता है ना। जो बनता है वही उत्पाद है, वही प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, तो जैसा ये बोले, क्या ये सही है ना? ये बोले ना कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, उसे बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अरे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या यहाँ पर हो गया ना, एक न्यू पदार्थ बन गया, क्या बना तो है, पर क्या इसे उत्पन्न किया गया है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न किया गया है? या फिर इन दोनों को जब मिलाए हैं, जब इनका रिएक्शन हुआ है, इन दोनों को जब मिलाए हैं, कार्बन में जब ऑक्सीजन को मिलाएं, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो क्या इसे उत्पन्न किया गया है? अरे उत्पन्न किया गया है क्या? इसे कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न किया गया है, या फिर इसे कार्बन में ऑक्सीजन मिलाने पर हमें बना है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाएं तब ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो यहां से उत्पन्न का बात नहीं आ रहा है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन दोनों को मिलाएं तो क्या नष्ट हुआ? क्या कुछ चीजें नष्ट हुआ क्या? अरे जितने परमाणु इसके उतने परमाणु इसके, यहां पर बना एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो नष्ट कहाँ हुआ? बस एक चीज को इसमें मिलाएं, एक न्यू चीज हमें मिल गया। शरबत बना रहे हैं, अब सिरप जो बना रहे हैं, जो शरबत बना रहे हैं, उसमें जितना चीनी मिलाए हैं, उस जितना पानी मिलाए हैं, तो हमें जो सिरप मिला, तो क्या उसमें कुछ चीजें हट गया? क्या कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गया? क्या नष्ट हुआ है? जो आप शरबत बनाए हैं, क्या उसमें कुछ चीजें नष्ट हो गया? क्या जितना आप डाले थे उतना नहीं है? क्या कहाँ चला गया? तो वही तो कह रहे हैं कि नष्ट नहीं होता। जिस टाइप से आप चीनी और पानी को मिलाते हैं, हम यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन को मिला दिए, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो चीनी और पानी को आप मिलाते हैं, तो जो आपको शरबत मिलता है, जो आपको सिरप मिलता है, क्या उसमें कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होता है? क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं ना होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी नष्ट नहीं हुआ कोई चीज़। इस बात को आप समझिए, क्या यहाँ पर कोई चीज़ नष्ट हुआ? नहीं नष्ट हुआ। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसमें कुछ नष्ट नहीं हुआ। जितना कार्बन के परमाणु हैं उतने हैं इसमें, जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं उतने हैं इसमें। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जितना इसका होगा, जितना इसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान समझ रहे हैं, भार, जितना कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जितना भार होगा, भार देखिए ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखे हैं, तो जितना इसका भार होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का भी भार होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज नष्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज नष्ट नहीं हुआ है, कार्बन का जितना भार है, भार हम बोल रहे हैं, ठीक है, मास, कार्बन का जितना भार है ना, और ऑक्सीजन का जितना भार है, इन दोनों को हम मिलाए हैं, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। इसका मतलब है, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि नष्ट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जितना इसका भार होगा उतना ही इसका भी भार होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाने से ना हमें ये मिला है। जैसे चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो हमें सिरप मिल रहा है, चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो हमें सिरप मिल रहा है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होना चाहिए। तो वही तो बात कह रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए। तो वही बातें तो यहाँ पर लिख दिए हैं, पर हम बता रहे हैं जो यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या मतलब निकल रहा है, जैसा ये बोले हैं ना, जैसा इसमें बोला गया है कि उत्पन्न और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता है पदार्थ को, न ही नष्ट किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। इसको मिलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, हमें उत्पन्न चीजें कोई ऐसा नहीं है जिससे हम क्रिएट किए हैं, बनाया गया है, नहीं बनाया नहीं गया है। यहाँ पर मिलाने से हमें एक न्यू चीजें हमें मिला है। चीनी और पानी को नहीं मिलाएंगे तो आपको शरबत कहाँ से मिलेगा? अगर हम कार्बन में ऑक्सीजन को नहीं मिलाते तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना मिलता। तो कोई चीज़ें यहाँ पर न्यू क्रिएट नहीं हुआ है, बनाया नहीं गया है, हम मिलाए हैं तो हमें ये मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहली बात है कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात है क्या है कि नष्ट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अब डिस्ट्रॉय के बारे में बोले कि जैसे सपोज करिए, ऐसा हम करें कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ चीज़ नष्ट हुआ है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नष्ट हो गया, तो नष्ट हुआ है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो जितना इसका द्रव्यमान है, जितना इसका भार है, उतना इसका भार नहीं होना चाहिए। सुनिए, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ नष्ट हुआ है, कुछ चीज़ें नष्ट हुआ है, तो जितना इसका भार होगा
उतना इसका नहीं होना चाहिए। और अगर नष्ट नहीं हुआ है, जितना इसका भार है उतना ही अगर इसका भार है, तो बोल सकते हैं ना कि रिएक्टेंट है ना, जितना इधर मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, ये अभिकारक ही ना है, जितना इसका द्रव्यमान होगा, जितना इसका मास होगा, उतना ही इसका भी मास होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या अभी क्या हमको बताएं, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, 12 हो गया। तो क्या हम यहाँ पर 12 लिख दें, वो सॉरी 12, इसको ध्यान रखिएगा। और ठीक इसी टाइप से यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये सही भी है या नहीं। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है ना 2 है, 16 बार है पर 2 ऑक्सीजन है, O2 लिखा गया है। यहाँ पर कार्बन का कितना हो जाएगा, वही 12 ही ना होगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। अरे ठीक है, 16 × 2 भी लिख सकते हैं। मतलब जो चीज़ें ये है वही चीज़ें ये भी है। हम चेक कर रहे हैं कि नष्ट हुआ या नहीं। जैसे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बोल रहे हैं, तो इसमें कार्बन और डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना हुआ, 12 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया। ये हम मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना कि क्या यहाँ पर कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुआ है, क्या यहाँ पर कोई चीज़ें नष्ट भी हुआ है। अगर नष्ट नहीं हुआ है तो जितना इसका भार होगा उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि इसी को तो मिलाए हैं, तो हमें ये मिला है, सॉरी एक न्यू चीज़ ये मिला है। ठीक है, तो जितना इसका भार उतना इसका भार। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 32 आ गया, 16 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर है 12 और 32, पर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लाई में है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होगा। हम आपको बताते हैं। क्या नाम था उनका, डॉल्टन साहब क्या बोले थे, इधर कहीं ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पर देखिए डॉल्टन साहब क्या बोले थे कि एक से अधिक एलिमेंट्स के परमाणु, मतलब जैसे वहां पर CO2 लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, CO2 वहां पर लिखा गया है, तो एक से अधिक है ना, ये एलिमेंट्स है ना, कार्बन एक एलिमेंट है, और वो जो ऑक्सीजन है ये भी एक एलिमेंट है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक से अधिक है ना, बोल रहे हैं कि एक से अधिक एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए एक से अधिक एलिमेंट्स दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो एक से अधिक एलिमेंट्स देखिए तो के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि C और O2 जो लिखा गया है ना, C और O2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इनके जो परमाणु होंगे, समझ रहे ना, ये अपने परमाणु से मिलकर बना है कार्बन, और ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये अपने परमाणु से मिलकर बना है। तो इनके जो परमाणु का जो योग होगा ना, जो जो कॉम्बिनेशन होगा, जो संयोजन होगा, जैसे इसके जो क्या बोलते हैं, जो परमाणु होंगे कार्बन के और जो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, उनके संयोजन, जब उनका कॉम्बिनेशन होगा, जब वो मिलेंगे तो यौगिक बनाते हैं। सीधी बात, परमाणु के मिलने से, परमाणु के संयोजन से, सुन रहे हैं ना ध्यान से, परमाणु लिखा गया, इसके संयोजन से यौगिक बनता है, परमाणु के मिलने से यौगिक बनता है, परमाणु के मिलने से यौगिक बनता है। बस केवल यहाँ से मतलब निकाल रहे हैं, बाकी यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हैं ना कि एक से अधिक तत्व बोले हैं, एक से अधिक तत्व, तो ये तो एक से अधिक तत्व हैं ही, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। आगे बोले हैं, यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु बोले हैं, यानी कि कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। आगे बोले हैं निश्चित अनुपात, एक फिक्स्ड रेशियो में। यहाँ देखिए, अगर उनका संयोजन होता है ना, इन दोनों एलिमेंट्स के जो परमाणु है ना, अगर एक निश्चित फिक्स अगर रेशियो में अगर उनका संयोजन होता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। मतलब सीधी बात है कि यौगिक बनाते हैं। और यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि उनके कॉम्बिनेशन होता है, उनका संयोग होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। शायद नहीं समझे। अभी जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर क्या लिखा गया है, कार्बन का 12 लिखा गया था और यहाँ पर 32 लिखा गया, और हम बोले थे कि वो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बात आपको ये समझना होगा कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से क्या बनता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। तो वही तो, जब यहाँ पर भी तो एक से अधिक एलिमेंट्स हैं, तो ये जब मिल रहे हैं तो ये क्या है, अगर आपसे पूछेंगे तो ये क्या है, ये तो यौगिक ही ना है, ये कंपाउंड ही ना है।
इनके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है ना। वही तो इसका मतलब निकलना है, परमाणु के एक निश्चित फिक्स रेशियो में संयोजन कॉम्बिनेशन से यौगिक बनता है। और जब यौगिक बोल रहे हैं इसका मतलब है ऐड कर रहे हैं। ऐड का मतलब क्या है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी अगर देखेंगे तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये क्या है, यौगिक। कार्बन और ऑक्सीजन के मतलब, ठीक है ऐसे नहीं कहना चाहिए, सॉरी। कार्बन एंड ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से, ये दोनों क्या एलिमेंट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों क्या है, तत्व हैं। इनके परमाणु के मिलने से यौगिक बनते हैं। और बिल्कुल ये तो यौगिक ही ना बना है, ये यौगिक ही ना है। अगर आपसे पूछेंगे तो ये क्या है, यौगिक है। यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से इनके परमाणु, कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु मिलने से हमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। मिलने से मतलब योग होगा, मिलने से ये कह रहे हैं ना उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और ये बातें अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये उनके बातें था डाल्टन साहब का। अगर पिछले लेक्चर में अगर देखे होंगे तो उसमें बोले भी थे उस टाइप से, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम ये कर रहे हैं कि दोनों के मास को ऐड करके ये चेक करना चाहते हैं। जैसे इसका जितना भार है उतना ही इसका भी भार होना चाहिए। भूल जाइए जो बताए थे अभी कुछ देर पहले, उसको भूल जाइए। अभी देखिए कि जितना इसका भार होना चाहिए उतना ही इसका भी भार होना चाहिए, यही तो चेक करना चाहते हैं ना। तभी तो कहेंगे ना कि हाँ कुछ भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ नष्ट नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ नया नहीं बना है, सॉरी कोई भी चीज़ यहाँ पर उत्पन्न नहीं किया गया है। तो 12 प्लस ये 32 है तो कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है अच्छे से लिखिएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 44, अरे ये भी 40, ये देखिए ये भी 44 ही ना हुआ, 32 और सॉरी 12 और 32 कितना होता है, 44 होता है। मतलब जितना इधर हम लेफ्ट साइड में है ना, जब केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होता है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये अभिकारक होता है। अभिकारक होता है ना रिएक्टेंट, हाँ। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना आया, 44, सही बात है ना। देखिए ना दोनों हाथ से बता रहे हैं, 44 आया ना, हाँ। और जो बना, जो प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट का भार कितना आया, 44 आया। तो बताइए ना कि यहाँ पर कोई कैसे यहाँ पर नष्ट हो गया, जब उतना ही आ रहा है भार, उतना ही आ रहा है, तो कोई भी चीज़ कैसे नष्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। और यहाँ से ये वाला निकलेगा ना, हाँ, कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। ये किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी द्रव्यमान होता है, जो उत्पाद बना होता है उसका द्रव्यमान होता है। ये अभिकारक हैं, ये प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। जितना इसका द्रव्यमान, जितना इसका भार, इतना इसका मास, उतना ही इसका भी मास। और यहाँ से ये बातें सही हो जाती है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, नहीं समझा तो बताइएगा कि इस बात से, इसमें तो दो ही बात है कि न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय और उत्पन्न दोनों बताएं कि यहाँ इनका कॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पर हमें कोई चीज़ मिला, सॉरी किसी चीज़ को हम उत्पन्न नहीं किया है, ये हमें इनके कॉम्बिनेशन से, इनके संयोग से, सॉरी संयोजन से हमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है। और यहाँ पर इससे पता चला कि हमें कोई चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ यहाँ पर नष्ट नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए अगला क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है ना। ये स्थिर, ये कांस्टेंट, ये स्थिर का मतलब क्या, रुका हुआ, स्टॉप, है ना। ये कौन दिए, है ना, वही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना अभी, कौन समझ रहे हैं। टॉपिक का क्या नेम था, क्या नेम था, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं, केमिकल, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन को ही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला किनका देखें, आंतोइन लेवोसिये का देखें। आंतोइन लेवोसिये क्या दिए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनुसार क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट का भार होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे उसको, लास्ट में पहले बोलते हैं। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कि सुन रहे हैं ना, कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है,
उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए सर, याद करना आपके लिए बहुत ईजी है ये, लेकिन हम याद करवाना नहीं चाहते। बिल्कुल याद करिए, लेकिन समझ लीजिए पहले। नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, कोई भी चीज़ वहाँ पर क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। और इसके अनुसार क्या बोल सकते हैं कि जितना जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस बोल रहे हैं जितना जो प्रोडक्ट होता है ना, लेफ्ट साइड में जो अभिकारक होता है ना, रिएक्टेंट, जितना लेफ्ट साइड में, जैसे C और O2 याद है ना, C और O2, ये क्या है, रिएक्टेंट है। हमें जो यहाँ से मिलेगा वो CO2 मिलेगा, ठीक है। तो जो CO2 मिलेगा ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम सेकंड में लिखा गया है। ये स्थिर अनुपात का नियम कौन दिए, तो 1799 में जोसेफ राउस ने दिए थे, ठीक है, जोसेफ राउस ने दिए थे। क्या दिए थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए, आंतोइन लेवोसिए। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कौन दिए, जोसेफ राउस ने दिए। कब दिए, 1799 में। है क्या, इसके अनुसार क्या होता है, आइए बताते हैं। बोला है कि किसी यौगिक, बहुत ईजी है, पहले वाला ही, कि किसी यौगिक, कोई कंपाउंड है, इसमें निश्चित प्रकार के एलिमेंट निश्चित भारानुपात में होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पहले से याद होगा कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है तो उसमें निश्चित प्रकार के तत्व। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, CO2 क्या है, ये क्या है, कंपाउंड नहीं है, ये तो कंपाउंड है, यौगिक है। तो ये क्या है, C क्या है, तत्व है, O क्या है, तत्व है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, तत्व है। तो वही तो बोल रहा है कि किसी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, निश्चित प्रकार के तत्व कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। बोला है कि निश्चित भारानुपात है ना, एक डेफिनेट उनका रेशियो होता है, वेट रेशियो में होते हैं। अब बिल्कुल सही बात है ना, आइए ना यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर जल लिखा गया है, H2O। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या एक डेफिनेट वेट रेशियो है, इनका एक निश्चित भारानुपात है, तो निकाल लेते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है, वही पहले वाला बातें हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1 × 2। देखिए सर, ये वेट रेशियो निकाल रहे हैं, वेट रेशियो। हाइड्रोजन, ऐसा नहीं आपसे पूछे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जल में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, ये नहीं पूछे हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछता तो पिछले लेक्चर में आपको शायद बताए थे कि 2:1 है ना। ये क्या हो जाएगा, ये कितने हैं, वो वाला है ना, कि जल में हाइड्रोजन कितने होते हैं और ऑक्सीजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2:1। पर अभी वेट रेशियो का बात हो रहा है ना। जो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है ना, इसके अनुसार क्या है, तो जो कंपाउंड है ना उसमें एक फिक्स्ड कांस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर H2O क्या है, एक कंपाउंड है। अब इसमें क्या है, फिक्स्ड है ना, इसमें एक निश्चित एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जैसे ये निश्चित एलिमेंट है ना, वैसा ही इसके निश्चित एक भार भी निकलेंगे। अब भार तो आप जानते हैं, पर फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। जैसे ये 1 × 2 आ गया, और अनुपात, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, सही बात है ना, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप निकाल सकते हैं। इसका एक H2O, फिर से बता रहे हैं, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में एक निश्चित एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिक्स्ड एलिमेंट है यहाँ पर। उसी टाइप से जैसे फिक्स्ड एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है, इसमें फिक्स्ड एलिमेंट है ना। उसी टाइप से इनके एक फिक्स्ड क्या होंगे, भार भी होंगे, वेट रेशियो, जैसे 1:8। आइए यहाँ पर देख लेते हैं CO2। तो CO2 को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। आपके पास जगह होगा तो आप नहीं लाइएगा। उठाते हैं कार्बन को, कार्बन का कितना होता है, 12। वेट रेशियो कितना हो जाएगा, और इसका वेट रेशियो कितना हो जाएगा, इतना होगा ना, सॉरी 16 × 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसको और भी अगर करना चाहें तो 3 से होता है कितना,
3 4 जा और 3 9 जा, ओ सॉरी 9 जा नहीं 8 जा होता है। सॉरी पता नहीं कहाँ खो जा रहे हैं। 4 3 जा 12 और 4 8 जा कितना होता है 32। ठीक है, तो हो गया। और क्या है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा एक कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड है। जैसे एक कंपाउंड H2O है, इसमें एक फिक्स्ड क्या है एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड एक एलिमेंट हुए ना। हाँ ठीक है, तो इसी टाइप से इसके फिक्स्ड एक निश्चित वेट रेशियो भी होगा, है ना, इनके भार का अनुपात भी होगा, से आ गया भार का अनुपात। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इसका नहीं है पर इस भी याद रखिएगा कि अगर पूछेगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जल में हाइड्रोजन कितने होता है 2, ऑक्सीजन कितने होता है 1, 2:1। इसी टाइप से इसका भी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। थर्ड में आइए, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा गया है, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है, पहले तो इसको दिया किसने, तो जो याद है ना आपको, डाल्टन साहब क्या बताए थे, परमाणु के बारे में बताए थे, जिससे बहुत मदद मिला है ना परमाणु को समझने में। ठीक वही डाल्टन साहब ने क्या किए, गुणित अनुपात का नियम भी दिए। ये गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है, तो उसको समझेंगे। पर दिए कब, 1803 में, एंड किसने दिए, सर जॉन डाल्टन ने दिए। ठीक है, क्या बोलें इस नियम के अनुसार कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक से अधिक, सुनिएगा ध्यान से, एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के, देखिए यहाँ पर कंपाउंड बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, जब 2 तत्व, पहला एलिमेंट देखिए ये दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को आपस में मिला दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, मिलाना, मतलब आपस में मिला दिए। तो आपस में जब इन्हें मिलाएं तो बोल रहे हैं कि आपस में ये जब मिलते हैं ना तो एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये पहला H2O और ये दूसरा H2O2। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन है एलिमेंट पहला, ये दूसरा है ऑक्सीजन। वो क्या बोल रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स है ना, जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो देखिए ना यहाँ पर आपस में मिला दिए, तो आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। कितने, एक से अधिक। जैसे इनको मिलाएं तो यहाँ से अब 2 निकला, ये पहला H2O, ये पहला कंपाउंड, और ये दूसरा H2O2 दूसरा कंपाउंड। ठीक है, ये पहला क्या है, तो यहाँ पर नेम लिख दिए हैं, वाटर है, और दूसरा H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, नेम, हाँ तो ये तो नेम ठीक है, पर यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो पहली बात है, क्या क्लियर हुआ कि हाँ एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है। तो जैसा कि सुनिएगा ध्यान से, जो डाल्टन साहब है वो क्या बोले कि जब 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स नहीं दिख रहा आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो मिला दिए आपस में, देखिए ना मिला रहे हैं ना, हाँ मिला दिए। अब मिलाने से क्या बना, बोल रहे हैं कि मिलाने से, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, मिलाने से एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं। मिलाने से एक से अधिक कंपाउंड, जैसे पहला कंपाउंड या दूसरा कंपाउंड, तो एक से अधिक बना ना, हाँ एक से अधिक बना। अब आगे पढ़ते हैं। पता नहीं ऐसे बोलते हैं, कितने बातों को आप कैप्चर करते हैं, कितने को समझ पाते हैं, कितने चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं। एक बार देखते हैं फिर से यहाँ पर, जब 2 तत्व आपस में मिलकर, देखिए 2 तत्व उसी को उठाते हैं, 2 तत्व क्या लिए थे वहाँ पर, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। आपस में मिलकर, देख रहे हैं ना, आपस में मिलकर एक से अधिक, पहले तो ये समझिए कि जब 2 तत्व देखिए तो आपस में मिलकर, आपस में इन्हें मिला दिए, क्या मिलाएं कि नहीं, आपस में मिला दिए, तो आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के, यहाँ देखिए कंपाउंड बनाते हैं। तो एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड, ये पहला H2O हो गया और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2। इसको नहीं लिखना है, बता रहे हैं। ठीक है, तो
पहली बातें तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, दोनों एलिमेंट हैं, दोनों जो है ना तत्व हैं, इन दोनों को आपस में मिलाएं, आपस में मिलाने पर एक जल बना, मतलब पहला कंपाउंड, और एक दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड बना जो कि दूसरा कंपाउंड। और यही तो ये बोल रहे हैं कि एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते। तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक नहीं सॉरी एक से अधिक नहीं बन गए, ये तो है जल है और ये H2O2, तो एक से अधिक हो गया ना। एक से अधिक मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, तो एक या एक से ज़्यादा मतलब दो हो गया ना, दो कंपाउंड बना ना, तो एक से अधिक इसी को तो बोलते हैं ना, मोर देन वन कंपाउंड। अब आगे पढ़े ना, हाँ, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा, हम समझेंगे वहाँ पर, रुक जाइए। बोल रहे हैं कि जब, देखिए फिर से पढ़ना है, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है, दोनों का हम बात कर रहे हैं, ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, क्या आप देख पा रहे हैं ना, ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, तो दोनों कंपाउंड में क्या हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, तो दोनों कंपाउंड में क्या बोल रहे हैं, देखिए दोनों कंपाउंड में क्या बोल रहे हैं कि एक तत्व का फिक्स्ड जो है ना मास होता है, एक तत्व का है ना, दोनों में एक तत्व का, जैसे हम हाइड्रोजन उठा रहे हैं ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो जब इसका आप वेट रेशियो निकालेंगे ना, जब इसका मास निकालेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में निकाले हैं, पर पहले एक बार बता देते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दो आपका जो कंपाउंड आया है ना, ये दोनों जो एलिमेंट था, इन दोनों को मिलाने से हमें जल मिला और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला, ये जल है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये दोनों हमें मिला। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो आपको कंपाउंड मिला है ना, इसमें एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा, एक तत्व का जो भार होगा ना वो निश्चित होगा, दोनों का बात कर रहे हैं, एक तत्व का भार, जैसे ये हाइड्रोजन एक तत्व है ना और ये हाइड्रोजन एक तत्व है, तो इन दोनों का भार क्या होगा, निश्चित होगा, दोनों में एक तत्व, दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों कंपाउंड है, इसमें एक तत्व ये वाला हुआ ना और ये वाला, जैसे इसमें हाइड्रोजन तो इसमें भी हाइड्रोजन, ठीक है, इसका द्रव्यमान फिक्स होगा, निश्चित होगा, और वो देखेंगे कि निश्चित होता भी है या नहीं, निकाल कर चेक करेंगे, बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या बोले हैं कि दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित वोल, सिंपल वोल नंबर रेशियो बोल रहे हैं कि सरल गुणित अनुपात में होता है, सिंपल वोल नंबर रेशियो में होता है, तो दोनों को समझ लेंगे। पहले आप ये बताइए कि क्या आप यहाँ तक समझ गए हैं बात को, कि दो एलिमेंट्स लिए, दोनों तत्व जब आपस में मिले, जैसा ये बोल रहे हैं कि दोनों तत्व आपस में मिले तो मोर देन वन कंपाउंड है ना, एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, तो मोर देन वन कंपाउंड बनाया ना, एक से अधिक नहीं बनाया, ये जल है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एक से अधिक तो बन गया, हाँ ठीक है, एक से अधिक बन गया, तो इन दोनों को उठाकर यहाँ पर लाएं, ये H2O है, ये H2O2 है, ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होता है, ये तो हो गया कि हाँ यहाँ तक बोले थे, यहाँ से क्या ये नियम बोलता है, उसके अंदर ये नियम क्या बोलता है कि बोले कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होता है, मतलब इन दोनों, ये दोनों क्या है, कंपाउंड है, तो इन दोनों में एक तत्व का जो होगा ना, एक तत्व, जैसे ये हाइड्रोजन को उठा रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन को उठाएंगे, एक तत्व का द्रव्यमान दोनों में निश्चित होगा। अब वो चेक करना पड़ेगा ना निश्चित होता है या नहीं, तो पहली बात ये बोले। दूसरी बात है कि दूसरे तत्व के साथ, जैसे इसमें हाइड्रोजन उठाएं, इसमें हाइड्रोजन उठाएं, दोनों का द्रव्यमान फिक्स हो गया, ठीक है, तो बोले हैं दूसरे तत्व के साथ, अब दूसरे तत्व ये वाला है, हाँ, तो दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में होते हैं। अब सरल गुणित अनुपात का मतलब क्या है उसको देखेंगे वहाँ पर, ठीक है, सिंपल वोल नंबर रेशियो में होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर वही उसी चीज़ को लिए हैं, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलाएं दो कंपाउंड्स, यही तो बोल रहे हैं सॉरी डाल्टन साहब कि मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो या तो जल बनेगा या फिर H2O2 है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, या तो जल नहीं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, बनेगा, ये पहली बात है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों में
एक तत्व का द्रव्यमान, सुन रहे हैं ना, दोनों में एक तत्व हाइड्रोजन उठाइए, हाइड्रोजन उठाइए। एक तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, बदलते मतलब दोनों में समान होता है। समझिए पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का पहले निकाल ले रहे हैं हम। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का मास निकालें, कितना हो जाएगा एटॉमिक मास? 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन के लिए 16 है। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। H2O2, H2O2 के लिए H2 कितना है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, हाँ ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ देखिए 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं उनके बातों को। पहले बातें उनका क्या था? पहला बात है कि जो एलिमेंट होगा ना दोनों में, जैसे ये पहला कंपाउंड्स का ये रेशियो आया, सॉरी क्या बोलते हैं, वेट रेशियो आया, एटॉमिक मास यही ना है, और इसका ये वाला है। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों में क्या बोले हैं कि एक तत्व है ना, ये हाइड्रोजन उठा रहे हैं, इस कंपाउंड के हाइड्रोजन उठा रहे हैं, ये एक तत्व है ना, इसमें दो, सॉरी ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 ही तो एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, तो एक तत्व इसमें का, एक तत्व इसमें का, इन दोनों का क्या होगा? फिक्स्ड, सॉरी जो मास होगा वो निश्चित होगा। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं कि दोनों में एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है। सुन रहे हैं ना, दोनों में एक तत्व हाइड्रोजन उठाइए, इनका जो द्रव्यमान होगा, इनका जो भार होगा, इनका जो मास होगा वो निश्चित होगा। तो देखिए ना यहाँ पर ये हाइड्रोजन का ही ना है, हाँ हाइड्रोजन का है। इसको देखिए ना, ये हाइड्रोजन का ही ना है, यही यहाँ पर H2 लिखा गया है ना, यहाँ पर भी H2 है, दोनों हाइड्रोजन उठाए हैं ना। हाँ, वही तो बोला है कि दोनों में से एक तत्व को उठाइए, एक तत्व हाइड्रोजन उठाए। इनका जो द्रव्यमान होगा, तो इनका द्रव्यमान कितना आया है? 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 आया है। तो बोल रहे हैं कि दोनों का जो द्रव्यमान होगा ना वो फिक्स होगा। और सही बातें तो आया ना। ये क्या है? पहले वाले तत्व मतलब हाइड्रोजन का ये क्या है? भार है, यहाँ देखिए। और ये जो 16 लिखा गया ये किसका है? ऑक्सीजन का है। यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 ये किसका है? इसका है। यहाँ देखिए 16 मल्टीप्लाई 2 ये किसका है? ऑक्सीजन का है। तो वही तो बोल रहे हैं कि दोनों में से एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स होता है। तो दोनों में से, जैसे ये वाला पहला, ये दूसरा, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, तो दोनों में से एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स नहीं आ गया? इसका द्रव्यमान दे दिए यहाँ पर, ठीक है, इनका द्रव्यमान फिक्स है, कुछ अलग नहीं है। आप अपने आंखों के सामने देख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर, किधर अलग है बताइए तो? कहाँ अलग है? नहीं ना अलग है, हाँ ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या बोले? पहला समझ में आया, दूसरा बताते हैं। दूसरे नंबर में बोले कि दूसरे जो तत्व, जो बचा एक तत्व और है ना, एक और एलिमेंट बचा है। अरे सर जी ऑक्सीजन नहीं बचा है, अब हाइड्रोजन का हो गया ना, ऑक्सीजन बचा है ना, हाँ वही दूसरा तत्व। तो जो दूसरे एलिमेंट है उसके साथ सरल गुणित अनुपात है ना, सिंपल ओल नंबर रेशियो में होता है। ये सिंपल ओल नंबर रेशियो मतलब क्या है, चलिए ना बताते हैं। तो इसका तो पहले दिखाते हैं आपको, यही ना है सेकंड नंबर वाला। अरे सर जी यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 है ना, तो 16 लिख दिया है पूरा भार। ये यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर लिखे हैं। हाँ, तो ये कितना आएगा इसका? ठीक है, अरे यही ना हुआ, 16 इसका है, हाँ 16 है, ये 16 टू जा कितना होता है? 32 हो गया। हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं ना कि ये सिंपल ओल नंबर रेशियो, क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल ओल नंबर रेशियो क्या है? पहले तो आप इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा? सही बात है ना। आप अभी एक बात बताइए, मतलब जो सरल यहाँ पर बोल रहे हैं ना, जो सिंपल ओल रेशियो, सिंपल जो बोल रहे हैं ना, सिंपल ओल नंबर रेशियो, इसका मतलब क्या है? ये बोलें, क्या बोलें, सुन रहे हैं ना, ये पहला तो समझ में आ गया। दूसरा के लिए क्या बोलें कि दूसरा वाला जो होता है ना, जो दूसरा वाला मतलब पहले वाला यही ना है, पहला कंपाउंड ये वाला है, दूसरा कंपाउंड ये वाला है। तो पहले वाला का दूसरा एलिमेंट ये है,
मतलब मास है उसका, और पहले वाला का ये दूसरा एलिमेंट ये वाला है, इसका मास ये वाला है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल गुणित का मतलब क्या है, सरल पहले, सरल सिंपल पहले, सिंपल का मतलब, सरल का मतलब क्या है, क्या आपको ये सरल नहीं, ये सरल नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये सरल ओल नंबर आपको दिख रहा है या नहीं, पहले ये बताइए, सरल ओल नंबर आपको दिख रहा है या नहीं। ऐसा तो यहाँ पर नहीं आपको लगेगा यार ये 3.9 देख कर नहीं लगेगा हो गया डेसिमल में आ गया, ऐसा तो कभी अब देखे भी उतना नहीं होंगे। 3.9, 10.4, क्या ऐसा आपको दिख रहा है डिवाइड करने के बाद? क्या आपको इस टाइप से कोई बड़ा भारी नंबर आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो डाल्टन साहब है ना, डाल्टन साहब बोले कि जो दूसरे वाला जो एलिमेंट है ना वो क्या होंगे, जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो ये तो सरल है ना, डिवाइड करने के बाद आपको सरल में दिखना, सरल का मतलब अभी बता दिए कि डेसिमल में लगता है ना भारी, वही भारी, और आप हल्का ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है। और सरल, सरल का मतलब कुछ, हाँ सरल मतलब सिंपल, हाँ एकदम सिंपल होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल तो दिख रहा है ना, हाँ तो वही तो बोल रहा है कि सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये गुणित का मतलब क्या है, गुणित का मतलब ये है, गुणित का मतलब सीधा गुना समझिए ना, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया, यही तो सरल गुणित अनुपात है। ये सरल गुणित समझ में आया? ये आपको सरल दिख रहा है, हाँ सरल, बहुत सिंपल दिख रहा है। अरे 1 और 2 है, सरल आपको नहीं दिख रहा है, ये सरल नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिंपल नहीं दिख रहा है, हाँ सिंपल है। गुणित, गुणित का मतलब क्या है, इस 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, बस यही बातें तो है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीपल में तो है ही, गुणित में तो है ही, हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। सरल है क्योंकि सिंपल आपको दिख रहा है, और सिंपल होगा डॉक्टर साहब बोले हैं। और गुणित 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यही तो गुणित होता है ना, और क्या है गुणित। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उठाए हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दो क्या है एलिमेंट्स है, शुरू से फिर से बता रहे हैं कि डाल्टन साहब क्या बोले थे अपने क्या नाम था, गुणित अनुपात के नियम में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में उन्होंने क्या बोले थे, क्या बोले थे कि दो एलिमेंट्स, हाँ दो एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, जब आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाएं। जब कॉम्बिनेशन हुआ तो इतने सारे यहाँ पर कंपाउंड बने, पहला कंपाउंड N2O, दूसरा कंपाउंड NO, तीसरा, ये चौथा, और ये 5th नंबर पर, ठीक है। इतने कंपाउंड्स बने, ठीक है, इतने यौगिक बने। जैसा वो बोल रहे थे कि मोर देन 1 कंपाउंड, एक से अधिक, तो बिल्कुल यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर 5 आ गया, मतलब एक से अधिक हुआ है ना, मोर देन 1 कंपाउंड हुआ ना, ठीक है। तो ये तो पहला, मतलब पहला स्टेप, 2 स्टेप में हम उसे डिवाइड किए हैं कि पहला स्टेप ये वाला कि दो एलिमेंट मिलाएं, कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन इनका क्या आया, कॉम्बिनेशन के बाद ये एलिमेंट्स बनाए, सॉरी इनका कंपाउंड बनाए, कंपाउंड यहाँ पर जैसे ये वाला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा, चौथा, और ये 5th नंबर पर, ठीक है। याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक कंपाउंड्स बनाता है, सबसे अधिक। जैसे आप इसके पहले में देखे होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाए थे तो वहाँ पर 2 बना था, समझ रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करता है, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक कंपाउंड्स बनाता है, सबसे अधिक यौगिक। और जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 बनाया है, और उसमें 2 ही था हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बनाया तो वो 2 ही बनाया था, और नाइट्रोजन जो है ना सबसे अधिक बनाया। तो अभी इस बात को हटाते हैं, याद रखिएगा, मतलब वैसे हम लिखे नहीं हैं कि नाइट्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक कंपाउंड्स बनाता है, तो उसको अब छोड़ते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर टोटल 5 जो है ना कंपाउंड्स बने। अब हमें क्या चेक करना है कि इसमें जो पहला वाला जो एलिमेंट है ना, पहला वाला, दोनों में एक जो एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जो आपको दिख रहा है, इनका जो मास होगा, इनका मास यहाँ पर लिखे हैं, इनका जो मास होगा
वो क्या होगा, फिक्स होगा, सबका एक जैसा होगा। पर यहाँ पर तो सबका एक जैसा नहीं है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, 28 है, 14 है, 28 है, 14 है, 28। तो आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा। आप अब यहाँ से तो बोल सकते हैं कि लो डॉल्टन साहब तो गलत बताए हैं, है ना, पहले वाला एलिमेंट का जो मास है वो कहाँ इक्वल दिख रहा है, सही बात है ना। पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं। इसमें कुछ नहीं करेंगे, 1 ही से, इसमें 2 से कर दे रहे हैं। जानते हैं क्यों, 28 और ये भी 28 हो जाएगा, और इसमें फिर ये 28 है तो इसमें 1 से करेंगे। 14 है, इसको 28 बनाने के लिए 2 से करेंगे। यहाँ 28 है, 28 बनाने के लिए ही 1 से करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो केवल हम 14 में किए, नहीं, दोनों में होगा। आप तो ये तो जानते ही हैं, एक में कैसे कर सकते हैं, दोनों में होगा इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होगा, 28, ये तो उसी वही रह जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना, आप देखते रहिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, यहाँ पर 14 में 2 से करेंगे तो 28, ये 32 हो जाएगा, 16 2 जा 32। आप बस देखिए ना, वहाँ पर लिखे तो है ना, हम लिख रहे हैं ना, 32 2 जा हो जाएगा 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, और 80 का 80 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब आप देखिए तो पहले वाला जो तत्व है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या फिक्स आपको दिख रहा है, हाँ 28 28 28 28 28, पाँचों में 28 28 दिख रहा है, पहले वाले एलिमेंट। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट का मास। देखिए आपको बताने के लिए बॉक्स में यहाँ पर डाल दिए हैं कि पहले वाला जो द्रव्यमान है नाइट्रोजन, ये किसका है, नाइट्रोजन का है, देखिए ना, नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर द्रव्यमान आ गया फिक्स। एक बात बताएं, यहाँ पर जो है ना, जैसे आपको याद होगा, पता नहीं ये कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों आपको दिख भी रहा है। पर अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, इसमें 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। तो ऐसा सिचुएशन तो आना ही था, क्योंकि ये जो है ना, ये 2 है, तो 2 है तो इसका डबल आएगा, मतलब 28 आएगा। मतलब नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक अगर नंबर बोले तो 7 होता है, तो मास कितना हो जाएगा 14। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, और 2 नाइट्रोजन है यानी कि 28, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है यानी कि 14, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है फिर से 28, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है 14, और लास्ट वाला। तो ये तो ऐसा आना ही था, क्योंकि यहाँ पर बना ही ऐसा था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो खुद ही यहाँ पर दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देख कर ही बता सकते हैं कि ये तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब है इनका मास जो होगा ना वो भी सेम ही होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो अभी इसको छोड़ते हैं, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, जिसमें 2 से करना था उसमें 2 से, जिसमें जो वैसा ही रहना चाहता है उसमें 1 से कर दिए हैं। ठीक है, ये पहली बातें हो गया, पहला वाला फिक्स हो गया, पहला वाला सेम हुआ ना। दूसरा वाला आप देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, सरल गुणित अनुपात, सिंपल ओल्ड नंबर रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा, सबको यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पर हमें छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, सबको लिख दिए, अरे इसमें पूरा लिख दिए थे ना, क्यों लिखे हैं, क्योंकि सरल गुणित बताना है। ये दूसरा वाला एलिमेंट है ना, दूसरे वाले एलिमेंट का मास है, तो दूसरे वाले एलिमेंट्स का मास यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब अगर आप इसे लिखेंगे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, और 16 5 जा 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सरल गुणित अनुपात में हो गया। आप खुद देख रहे हैं कितना सिंपल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और कितना सिंपल नहीं दिख रहा है। हाँ, और गुणित मतलब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32,
16 3 जा 48, 16 5 जा 60, सॉरी 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। ठीक है, सॉरी कुछ गलत बोले हैं क्या, वो हमको याद नहीं है, सॉरी। सरल गणित, जब कुछ सोचते हैं तभी गलत बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जैसा वो बोले थे, और जैसा कि आपको पता है कि हाँ इसका नेम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसा इसका इन दोनों का यहाँ पर नेम लिखे थे H2O और H2O2 का यहाँ पर लिख दिए हैं। और इन सभी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर इतने सारे जो कंपाउंड्स बनाए हैं उसका नेम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।